आज का जो क्लास है वो आपको है टर्मिनोलॉजी ऑफ पावर स्क्रू। ठीक है, कि पावर स्क्रू में डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब ये हो गया कि कुछ टर्म्स होते हैं जो जिसके बारे में हमें जानना होता है कि वो टर्म है क्या। तो जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रू का ये फिगर बना हुआ है। स्क्रू, पावर स्क्रू के ऊपर हम जानते हैं कि जो थ्रेड बना हुआ रहता है। स्क्रू क्या है? तो स्क्रू एक क्या है, सिंपल सा एक सिलिंड्रिकल रॉड होता है। सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर ही जो हम लोग यहाँ पर थ्रेड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो थ्रेड बना हुआ रहता है इस सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर, तो फिर यही स्क्रू हो गया, है ना। तो ये एक क्या है, स्क्रू का यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। इसमें डिफरेंट टर्म्स को जानते हैं कि देखिए कि स्क्रू में जो जहां से मतलब इसका सिलिंड्रिकल पोर्शन है, यहाँ से लेकर के और ये सिलिंड्रिकल पोर्शन हुआ इसका। यानी कि जो भी थ्रेड है वो इस सिलिंड्रिकल पार्ट के बाहर है, आउटसाइड है। तो ये डायमीटर जो है स्क्रू का, ये डायमीटर को हम लोग कोर डायमीटर ऑफ स्क्रू कहते हैं, डीसी। ये एक क्या है, कोर डायमीटर ऑफ स्क्रू है। कौन सा? तो सिर्फ सिलिंड्रिकल पार्ट, थ्रेड को हटा देंगे। मतलब एज्यूम कीजिए किसी स्क्रू के ऊपर अगर हम थ्रेड को रिमूव कर दिए, तब जा करके उसका प्योर जो सिलिंड्रिकल पार्ट, या फिर इसको हम लोग शैंक कहते हैं, ये शैंक पार्ट हुआ। कोई भी स्क्रू या नट में जो बोल्ट होता है उसमें दो पार्ट होता है। जहां तक थ्रेड बना हुआ है वहां तक के पार्ट को थ्रेडेड पार्ट कहते हैं। और जहां पर थ्रेड नहीं बना हुआ है, जैसे बोल्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि बोल्ट में देखते हैं कि कुछ दूरी तक थ्रेड बना हुआ रहता है, उसके बाद जो है तो यहाँ पर आगे थ्रेड बना हुआ नहीं रहता है। तो जितना पार्ट थ्रेड बना हुआ है इसको हम लोग थ्रेडेड पार्ट कहते हैं। ठीक है, और जो पार्ट में थ्रेड नहीं है इसको शैंक कहते हैं। तो शैंक एक सिंपल सा सिलिंड्रिकल रड है। तो वही स्क्रू में भी देखिए, स्क्रू और जो बोल्ट है, अब दोनों सिमिलरिटी, दोनों में सेम ही चीज है। ठीक है, लेकिन बोल्ट में है कि अब हम लोग इसमें अलग से एक नट लगाते हैं, और इसमें भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नट होता है, और इसका जनरली थ्रेड भी छोटा छोटा थ्रेड होता है। लेकिन स्क्रू जो होती है इसमें लगभग जो है पूरा होल सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर थ्रेड होता है। और इसमें थोड़ा सा थ्रेड का साइज बड़ा होता है। अगर पावर ट्रांसमिशन डिवाइस के लिए यूज करते हैं तो मोटा मोटा सा और बड़ा बड़ा थ्रेड होता है ना। हालांकि दोनों का में सब कुछ लगभग सिमिलरिटी ही होती है। ठीक है, तो हम जो भी इसका मेन सिलिंड्रिकल पार्ट है जिसमें थ्रेड को हटा देंगे, और जो बाकी जो सिलिंड्रिकल पार्ट बचा वो उसका कोर है। तो वो उसकी जो डायमीटर होगी, इसको हम लोग डीसी से डिनोट किए हैं, और डीसी उसका क्या है, कोर डायमीटर ऑफ स्क्रू है। इसके बाद जो है अब हम थ्रेड का जो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट से लेकर के इधर के आउटर मोस्ट पॉइंट तक, मतलब जो ये थ्रेड हो गया, थ्रेड का ये आउटर मोस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पर थ्रेड का आउटर मोस्ट पॉइंट हो गया। तो मतलब पूरा का पूरा आउटर मोस्ट पॉइंट का जो डायमीटर होगा, इसको हम लोग सिंपल डी से डिनोट करते हैं, और इसको कहा जाता है नॉमिनल डायमीटर। ये सब टर्म को जानना जरूरी है, क्योंकि हम डिजाइन के लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं, और जो सिंबल यूज करते हैं तो उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि डी क्या है और डीसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल डी हम सिंपल डिनोट किए हैं, इसको नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। यानी कि नॉमिनल डायमीटर स्क्रू का लार्जेस्ट डायमीटर होता है। ठीक है, और अगर इस ये और डीसी कोर डायमीटर सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर हो गया स्क्रू का। और डीएम जो सिंबल यूज किए हैं, एम यहाँ सफिक्स लगा दिए हैं, ये डिनोट कर रहा है मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू। तो ये मीन डायमीटर लगभग स्क्रू थ्रेड का मतलब हाफ, दोनों साइड से अगर हाफ हाफ लेंगे तो ये मीन थ्रेड मतलब मीन डायमीटर हो गया। ठीक है, तो मीन डायमीटर को डीएम से डिनोट करते हैं। और डीएम निकालने का तरीका भी है कि डीएम बराबर जो हो जाएगा
वो आउटर मोस्ट डायमीटर, और ये जो सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर है d प्लस DC/2, इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो ये मीन डायमीटर हमको निकल जाएगा। इसके बाद जो इसमें टर्म आता है वो आता है पिच। ठीक है, पिच क्या है, तो पिच जो है कि एक थ्रेड का जो पॉइंट लेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिए ये पॉइंट, और इसका जो अगला थ्रेड में, मतलब ये थ्रेड जो होता है स्क्रू के ऊपर वो हेलिकल शेप में होता है। हेलिकल मतलब हो गया कि इस तरह से हेलिकल टाइप होता है। तो अब एक थ्रेड यहाँ से स्टार्ट किए तो अगला थ्रेड यहाँ पे जाएगा, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है सो एक थ्रेड हुआ। तो एक पहले थ्रेड का किसी एक पॉइंट से नेक्स्ट थ्रेड का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा यहाँ तक, ठीक है, यानी इसका टॉप पार्ट लिए तो इसमें भी टॉप पार्ट ही लेंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये इसका पिच कहलाता है, PITCH, पिच। ये क्या है, पिच, इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया पिच। इसके बाद है अगला टर्म है लीड। लीड को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जैसे हमारा कोई स्क्रू है और स्क्रू के ऊपर हम लोग नट लगाते हैं, ठीक है, तो नट को हम कैसे सेट करते हैं, नट को हम लोग मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम सिंपल रोटेशन देते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि नट जो है वो रोटेट करने के साथ वो एक्सियल डायरेक्शन में मूव करता है ना, यानी कि नट को हम थोड़ा देर अगर थ्रेड के ऊपर घुमाते रहे तो हम लोग जैसे इंड पार्ट पे इंड पोर्शन से नट को लगाना शुरू किए, लेकिन उसको 2-4 रोटेशन देने के बाद देखते हैं कि वो नट इंड पोर्शन से आगे चला गया, बहुत आगे चला गया, मतलब हो गया कि उसमें क्या है, लीनियर मोशन है। तो वो लीनियर मोशन किसके कारण है, तो वो उसका हेलिकल शेप होने के कारण, थ्रेड का जो शेप हेलिकल है उसकी वजह से मतलब नट जो है, नट के अंदर भी जो थ्रेड बना हुआ है वो भी हेलिकल है, और बोल्ट या स्क्रू के ऊपर भी जो थ्रेड बना हुआ है वो भी हेलिकल है। और ये जब दोनों थ्रेड एक दूसरे के ऊपर मेश करता है और ये जब एक दूसरे के ऊपर रोटेट करता है, मूव करवाते हैं, तो नट जो है वो एक्सियल डायरेक्शन में हमारा आगे की ओर मूव करता है। तो लीड जो हम कहते हैं कि ये जब हम लोग नट को एक रोटेशन देते हैं, ठीक है, नट को कितना, एक बार हम लोग क्या कर देंगे, घुमा देंगे, तो एक बार घुमाने से जितना डिस्टेंस वो तय कर लिया, जितना वो एक्सियल डायरेक्शन में, कौन सा डिस्टेंस, तो एक्सियल डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो एक्सिस किसका, स्क्रू का, तो विच द नट विल एडवांस इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द स्क्रू, स्क्रू के ऊपर नट को एक रिवॉल्यूशन देते हैं और वो जितना दूरी एक्सियल डायरेक्शन में वो डिस्टेंस तय करता है वही डिस्टेंस उसका लीड कहलाता है। ठीक है, तो ये लीड हो गया। तो अब ये लीड जो है वो जनरली हमारा नंबर ऑफ स्टार्ट पे, कुछ कुछ जो नट बोल्ट होता है या स्क्रू होता है वो सिंगल स्टार्ट का होता है, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट। ठीक है, तो अगर सिंगल स्टार्ट का थ्रेड है, सिंगल स्टार्ट का थ्रेड है, तो फिर क्या होगा कि अगर नट को हम एक रोटेशन देंगे तो वो नट जो है जितना पिच है उसका उतने वो दूरी वो मूव करेगा। तो सिंगल स्टार्ट के लिए पिच और जो लीड होता है वो दोनों बराबर होता है, किसके लिए, सिंगल स्टार्ट के लिए। ठीक है, पिच भी हो गया कि नट का एक पॉइंट से लेके अगले नट, सॉरी, एक थ्रेड का एक पॉइंट से लेके करस्पॉन्डिंग थ्रेड का जो सेम पॉइंट होगा वही तक का डिस्टेंस पिच होता है। अब मान लीजिए कि इस थ्रेड के ऊपर यहाँ पर अगर हम लोग कोई एक नट लगा दें और इस नट को अगर हम एक रोटेशन देंगे तो ये नट जो है मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, अगला थ्रेड पे आ जाएगा। अगर सिंगल स्टार्ट का है तो जस्ट वो अगला थ्रेड पे आएगा, तो उसमें वो डिस्टेंस फिर लीड कहलाएगा, तो पिच लीड बराबर होगा। लेकिन कोई कोई थ्रेड जो होता है वो डबल स्टार्ट का होता है,
तो डबल स्टार्ट में क्या होगा कि एक रोटेशन देने से, नट को अगर हम एक रोटेशन देते हैं तो और हमारा यहाँ पर नेट का जो डिस्टेंस जो वो तय करेगा वो 2 पिच के बराबर तय करेगा। डबल स्टार्ट में वो 2 पिच चला जाएगा, ट्रिपल स्टार्ट रहेगा तो 3 पिच चला जाएगा। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कोई कोई जो पानी पीने वाला बोतल होता है ना, हम देखते हैं कि कोई कोई पानी पीने वाले बोतल में जो है ऐसा उसका ढक्कन जो रहता है उसको हम थोड़ा सा ही घुमाते हैं कि वो पूरा लगता है कि लॉक हो जाता है। यानी कि कोई कोई थ्रेड में ऐसा होगा कि नट को थोड़ा ही घुमाने पर नट बहुत ज्यादा डिस्टेंस भागेगा। तो इसका मतलब है कि वो डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट टाइप का थ्रेड है। तो अब जितना स्टार्ट बढ़ेगा वो लीड उतना ही बढ़ते जाएगा, है ना। डबल स्टार्ट है तो वो पिच का दुगुना डिस्टेंस तय करेगा एक रोटेशन में। ट्रिपल स्टार्ट है तो एक ही रोटेशन में वो 3 पिच के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। लीड का वैल्यू वहां पर 3p हो जाएगा। तो इसके मतलब जितना भी हो, लेकिन अगर मोस्टली अगर हम सिंगल स्टार्ट यूज करते हैं तो उसमें लीड और पिच दोनों बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल किसको कहते हैं? तो ये जो हमारा थ्रेड है, ये थ्रेड जो एंगल बनाता है हॉरिजेंटल प्लेन से, या फिर जो यहाँ पर एक्सिस, ये स्क्रू का एक्सिस हो गया, है ना। एक्सिस के परपेंडिकुलरली यहाँ हॉरिजेंटल एक एक्सिस लाइन खींचेंगे, और इस हॉरिजेंटल लाइन से जितना ये स्क्रू थ्रेड जो है ये जितना एंगल से झुका हुआ है, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जितना ये झुका हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल। मतलब हो गया कि एंगल फॉर्म्ड बाय द हेलिक्स, यहाँ पे है एंगल मेड बाय द हेलिक्स ऑफ द थ्रेड विथ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्क्रू। स्क्रू के एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर हम एक फिगर के थ्रू भी दिखाए हैं कि यहाँ पर एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किए, और ये हमारा क्या है? थ्रेड है। थ्रेड देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये इधर से, क्योंकि हम ड्राइंग बना रहे हैं तो कोई एक ही व्यू हमको दिखेगा ना इधर से। अगर फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं इधर से तो हमको यहाँ से यहाँ तक थ्रेड नजर आएगा, है ना। तो ये थ्रेड जितना झुका हुआ है इसी को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो ये अल्फा जो एंगल बनाएगा उसी को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अभी तो हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमको यहाँ से लेकर के यहीं तक हमको यहाँ थ्रेड दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर हम बात करें कि एक थ्रेड कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक्सियल पॉइंट से अगर हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो ये आपको इधर से जो है यहाँ तक हुआ, और ये फिर ये इतना दिखेगा, और ये दोनों जो है बैक साइड होगा। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या है? बैक साइड में है ना। जो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन बैक साइड में है, उसको हम पीछे से देखेंगे तो फिर ये दिखेगा। हम एक थ्रेड यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? एक थ्रेड हुआ। इस पॉइंट से स्टार्ट किए, इस पॉइंट पे एंड हुआ, एक थ्रेड हुआ। आप एज्यूम कीजिए कि इस थ्रेड को मान लीजिए कि हम खोल दें, ठीक है। एक खोल दें तो यही वाला लाइन जो है इसको अगर हम ओपन कर दें तो ये वाला लाइन बढ़ के यहाँ चला आएगा। उसी तरह हम यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो थ्रेड है, इसको भी अगर हम ओपन कर दें तो ये भी ओपन होते हुए यहाँ चला आएगा। मतलब हो गया कि ये एक क्या बन गया? एक साइलेंट साइलेंट मतलब जो लाइन है, साइलेंट लाइन मतलब हो गया कि ये झुका हुआ लाइन के रूप में हमको क्या होगा? दिखेगा। ठीक है। तो इसी को हम क्या कर दिए कि एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन। या फिर आप सिंपल समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए। ये सब हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना करके, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा शेप का एक हम कागज का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है।
और इस टुकड़ा को, इस कागज के टुकड़ा को आप मोड़ दीजिए, इसको मतलब टर्न करके मोड़ करके सिलेंडर टाइप का जो है बना लीजिए। तो सिलिंड्रिकल टाइप का अगर हम इसको बना लेंगे तो ये जो बेस वाला जो लाइन है, ये लाइन तो ये पॉइंट तो टर्न होकर के फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन ये जो टर्न होगा तो ये देखेंगे कि ये वाला जो इसका हाइपोटेनियस है वो आपको एक हेलिकल शेप में दिखेगा। ये हाइपोटेनियस कैसा दिखेगा? हेलिकल शेप में। यानी जब किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक पेपर हम लोग कटिंग करते हैं और उसको हम ऐसे सिलिंड्रिकल पोर्शन की मतलब सिलिंड्रिकल बनाने के लिए हम उसको मोड़ते हैं, तो मोड़ते हैं तो उसका जो बेस लाइन है वो तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएगा, बट जो हाइपोटेनियस जो हमको लाइन दिखेगा वो एक हेलिकल शेप में दिखेगा। बस वही चीज आपका थ्रेड है। मतलब हो गया कि इसका जो हाइपोटेनियस है वो आपको थ्रेड जैसा दिखेगा। तो उसी की चीज को हम यहाँ पर एक तरह से ओपन कर दिए जब हम थ्रेड को, तो ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो अब इसमें जनरली कैलकुलेशन के लिए हम मीन डायमीटर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डायमीटर है, कोर, मीन, नॉमिनल, लेकिन जनरली हम जो यूज करते हैं वो मीन डायमीटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? एक एक सर्कल हुआ एक तरह का। मतलब ये पूरा एक थ्रेड को ले ले तो ये थ्रेड क्या हो गया? पूरा एक तरह का सर्कल हो जाएगा। तो इसकी जो यहाँ पर बेस की लंबाई हो जाएगी वो पाई इंटू डीएम, मतलब जो सर्किल का जो पेरीमीटर होगा उसके बराबर ये बेस का लेंथ हो जाए। ऐसे भी सोचिए ना, इसको मोड़ देंगे, इसको मोड़ लेंगे तो ये पॉइंट को अगर हम ये पॉइंट पे ला देंगे तो नीचे में तो हमको प्योर सर्कल दिखेगा, और वो सर्कल दिखेगा तो उसकी पेरीमीटर कितनी होगी? पाई इंटू डीएम, यानी कि बेस का जो लेंथ होगा वो पाई इंटू डीएम होगा। और जबकि यहाँ पर एक थ्रेड है तो एक थ्रेड में इस पर अगर हम लोग नट को अगर हम लोग मूव करवाएंगे तो एक रोटेशन देंगे तो नट जो है वो हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक रोटेशन में नट के द्वारा जो एक्सियल डिस्टेंस तय किया जाता है उसको हम लोग लीड कहते हैं। ये एल क्या है? लीड है। तो ये इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो उसके लीड के बराबर होगा। तो यहाँ से हम हेलिक्स एंगल जो 10 अल्फा का मान है वो हम लोग निकाल सकते हैं। 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एल बाय पाई डीएम। ये क्या हो गया? हेलिक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। एल क्या है? लीड है, और डीएम क्या है? मीन डायमीटर है, मीन डाया ऑफ स्क्रू है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ से अल्फा की मान निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हमारा आता है कि डिजाइनेशन ऑफ थ्रेड। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हमको थ्रेड का नाम नहीं देगा बल्कि उसका कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में दे देगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म से हम क्या समझेंगे कि किस टाइप का थ्रेड है और वो क्या बताता है, तो उसी के लिए डिजाइनेशन ऑफ थ्रेड है। तो यहाँ पर है कि एक पावर स्क्रू जो कि सिंगल स्टार्ट टाइप का है। किस टाइप का? सिंगल स्टार्ट है। वो स्क्वायर है या ट्रापेजॉइडल है? जनरली दो पॉपुलर थ्रेड पावर स्क्रू का यूज हो रहा है, स्क्वायर और ट्रापेजॉइडल। तो कोई भी एक पावर स्क्रू जो कि सिंगल स्टार्ट के साथ स्क्वायर या ट्रापेजॉइडल थ्रेड है उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। कैसे? तो पहले उसमें एक लेटर होता है। तो लेटर यहाँ पर एस क्यू अगर लेटर लिखा हुआ है तो एस क्यू मतलब हो गया स्क्वायर थ्रेड, और टी आर का मतलब हो गया ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। तो पहले क्या रहेगा? एस क्यू या टी आर लेटर मिलेगा। उसके बाद जो आपको कुछ डिजिट देगा वो डिजिट जो है वो उसके नॉमिनल डायमीटर को बताता है। ठीक है, वो डिजिट नॉमिनल डायमीटर होगा, और फिर उसके आगे जो है तो एक मल्टीप्लाई का साइन होगा। मल्टीप्लाई साइन के आगे फिर एक और डिजिट मिलेगा। वो डिजिट वो पिच बताता है। क्या चीज? पिच। किस में? तो एमएम में। नॉमिनल डायमीटर भी एमएम में और पिच भी एमएम में।
जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे SQ30 × 6, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमको क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में दे दिया सिंपल कि SQ30 × 6, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो थ्रेड है वो सिंगल स्टार्ट का थ्रेड है, और उसका जो स्क्वायर थ्रेड है, SQ लगा हुआ है तो स्क्वायर थ्रेड है, और उसके बाद जो है इसकी जो नॉमिनल ये 30 जो है उसकी नॉमिनल डायमीटर है, 30 mm क्या है उसकी नॉमिनल डायमीटर है, और ये 6 जो लिखा हुआ है ये 6 mm उसका क्या है पिच है। ये हो गया इसका मतलब कि स्क्वायर सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड विथ 30 mm नॉमिनल डायमीटर 6 mm पिच। सिमिलरली TR40 × 7, तो इस TR का मतलब ट्रेपेजॉइडल थ्रेड सिंगल स्टार्ट 40 जो है नॉमिनल डायमीटर 40 mm नॉमिनल डायमीटर और 7 mm उसका पिच। ये तो सिंगल थ्रेड सिंगल स्टार्ट टाइप का है। लेकिन अगर डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट इस तरह का होगा, तो जैसे कि मल्टी स्टार्ट के लिए, तो मल्टी स्टार्ट के लिए भी सेम चीज है कि पहले लेटर होगा, उसके लेटर के बाद नॉमिनल डायमीटर होगा, उसके बाद जो दिया हुआ रहेगा वो लीड होगा, और ये लीड और नॉमिनल डायमीटर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, और फिर इसमें एक ब्रैकेट का यूज होगा, और ब्रैकेट में एक लेटर सिंबल P यूज होगा, और P जो है ये उसका पिच, और उसमें जो भी डिजिट दिया रहेगा वो उसका पिच की लंबाई है वो mm में। जैसे एग्जाम्पल हो गया TR40 × 14 P7, तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही देख लेंगे कि जहां पर एक ब्रैकेट का यूज हुआ है और P सिंबल का यूज हुआ है, तभी हम समझ जाएंगे कि ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड नहीं है, ये मल्टी स्टार्ट थ्रेड है। ठीक है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में हम देख रहे हैं कि कोई भी ब्रैकेट या P सिंबल जैसा कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, सिंपल सा एक लेटर के बाद नॉमिनल डायमीटर और उसके बाद फिर एक डिजिट दिया हुआ है जो उसको पिच को बताता है। लेकिन मल्टी स्टार्ट में ऐसा नहीं होगा, मल्टी स्टार्ट में तो लेटर यूज होगा, नॉमिनल डायमीटर है, उसके बाद एक डिजिट फिर से है, और डिजिट के आगे जो है तो ब्रैकेट के अंदर P सिंबल के साथ फिर एक और डिजिट लिखा हुआ है। तो ऐसे ये वाला जैसे ही देखेंगे हम समझ जाएंगे कि ये मल्टी स्टार्ट थ्रेड है। तो अब मल्टी स्टार्ट में ये डबल स्टार्ट है कि ट्रिपल स्टार्ट है, तो वो हम कैसे डिनोट करते हैं? तो नंबर ऑफ स्टार्ट जो होता है ये बराबर होता है लीड बाय पिच। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि ये जो TR है ये ट्रेपेजॉइडल थ्रेड हो गया सिंबल का, है ना, TR ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, 40 हो गया उसकी नॉमिनल डायमीटर 40 mm, ये भी किस में होगा mm में होगा, और ये जो 14 है ये उसका लीड होगा, यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है वो उसका क्या है लीड होगा। तो यहाँ पर लीड होगा इसका कितना, इसमें लीड हो जाएगा 14 mm। ठीक है, और P मतलब होता है पिच। ठीक है, तो पिच जो है यहाँ पर P7 है, तो इसका मतलब है कि पिच यहाँ पर 7 mm है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टार्ट जो हम लोग निकालेंगे वो बराबर होता है लीड बाय पिच। तो लीड है 14 और पिच है 7। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 7 2 जा, यहाँ 2 आया, इसका मतलब ये क्या है कि ये जो थ्रेड है वो डबल स्टार्ट थ्रेड है। ये क्या है डबल स्टार्ट थ्रेड है, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए इट मीन्स कि टू स्टार्ट, यहाँ पर टू स्टार्ट ट्रेपेजॉइडल थ्रेड विथ 40 mm नॉमिनल डायमीटर और 7 mm पिच। अगर हमको इसमें लीड पूछेगा कि लीड भी है, तो यहाँ पर 14 mm जो है उसका क्या है लीड है। तो इस तरह से हम सिंगल स्टार्ट और मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड को हम लोग एक लेटर और डिजिट के साथ सिंबॉलिक फॉर्म में हम डिजाइन करते हैं। और इस ये हमको क्वेश्चन में ये नहीं अगर डिफाइन करता है, नॉमिनल डायमीटर नहीं दिया हुआ है, पिच नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिंपल सा ये वाला डिजाइन के रूप में दे दिया, तो हम वैल्यू को हम इसी में से खोज के
इसी में से जो ये डिजिट है वो नॉमिनल डायमीटर, ये डिजिट जो है पिच, ये लीड, सब यहाँ से भी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्क्रू थ्रेड का डिजाइन करते हैं।